आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का मिक्स प्रारूप कुछ पढ़ा है और आज से स्टार्ट क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। आपके क्लास 11 में कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं, जिसमें अगर हम होल चैप्टर्स की बात करें तो 3 चैप्टर में सबसे पहला आपका बेसिक ऑर्गेनिक है, दूसरा चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन और तीसरा चैप्टर पर्यावरण। इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, एक है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन आपको तब बहुत अच्छा समझ में आएगा जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा हो। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत मूल रूप से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन के पढ़ेंगे, समावयवी पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरली बहुत बार जीओसी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 में पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना, मतलब जितने आगे तक आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री वहाँ तक जीओसी काम देने वाला है। जीओसी आपका अगर बहुत अच्छा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में खूब आनंद आएगा। जीओसी खराब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझा जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुलना में बिल्कुल अलग है। फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्वतंत्रता होता है। क्या स्वतंत्रता होता है? विशेष तौर पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि भाई एक चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो दूसरा चैप्टर आपको समझ में आएगी, ये कंफर्म रखिए। फिजिकल में ऐसा था, अगर कोई एक चैप्टर छूट भी गया तो नया चैप्टर से आप पढ़िए, समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। अगर ऑर्गेनिक में आपका एक चैप्टर छूट गया तो दूसरा चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत होगा। यहाँ तक कि एक टॉपिक छूट गया तो अगला टॉपिक समझने में दिक्कत होगा। सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, जॉइंट होता है, और पीछे वाला छूटा तो फिर आप छलांग लगाएंगे तो उस दौरान दिक्कत महसूस होगा। तो पूरा प्रयास करिए कि आपका चैप्टर टॉपिक ना छूटे। हालांकि एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर छूट भी गया तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके पास खुला रहता है। तो आज से हम आप लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं तकनीकें। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर का नाम लिख लीजिए। सबसे पहला चैप्टर होगा कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत अवधारणाएं एवं तकनीकें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री some basic principles and टेक्निक्स। कुछ टेक्निक जानना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो एक बहुत अच्छा चैप्टर होगा। और ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है। होल केमिस्ट्री का ये कितना नंबर चैप्टर होगा? 8वां चैप्टर होगा। हाँ, होल केमिस्ट्री में अभी तक आपने 7 चैप्टर पढ़ रखा है, तो ये 8वां चैप्टर। जबकि ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में ये हम पहला चैप्टर आपको बतला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है ये क्लास। एक एक्स्ट्रा बीच में केवल ये आ चुका है, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है। ठीक है, बस रिकॉर्डिंग के लिए ये एक एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, आप जैसे सवाल इसमें पूछते दिखने में दिक्कत होता है, गर्दन को थोड़ा ऐसे करो दिखेगा। सिलियरी मांसपेशी भी काम आना चाहिए। आंखों में होता है सिलियरी मांसपेशी, ऐसे करके देखने के लिए, तो उसके लिए भी काम है। तो ये तो एक्सरसाइज हो गया आंखों का। सिलियरी मांसपेशी का उपयोग आप नहीं करते थे, अब करने लगिएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा और हम पीछे कर देते तब देखने में शायद दिक्कत कम हो। लो,
अच्छा ऐसा नहीं आपकी रिकॉर्डिंग है चालू ना, एक बार ना पूरा क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए, पता चला रिकॉर्डिंग चालू नहीं तो इसीलिए होते। खैर यहाँ पे ऐसे होने वाली अभी नहीं, हमने पूरा देख रखा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए सामने से रख के आपके इधर कैमरा में बात करें। देखिए ऑर्गेनिक 19वीं सदी से चला, 20वीं सदी में आया और 20वीं सदी आते आते ऑर्गेनिक एक नया दिशा ले गया। 19वीं सदी में ऑर्गेनिक का दिशा कुछ और था। ऑर्गेनिक की शुरुआत 16वीं शताब्दी से ही हो गया, लेकिन 16वीं शताब्दी में जो ऑर्गेनिक की शुरुआत हुआ था वो उतना कुछ बेहतर नहीं था जो आधुनिक कार्बनिक रासायन विज्ञान पर विशेष प्रभाव डाले। आधुनिक कार्बनिक रसायन पर जो विशेष प्रभाव डालता है वो 19वीं शताब्दी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। किस शताब्दी का? 19वीं शताब्दी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वह आधुनिक रासायनिक विज्ञान पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अब इस प्रभाव में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था? वर्जिलियस। वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम रखा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम आप लोग क्या कहेंगे? जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा सिद्धांत था उस समय के लिए, लेकिन उन्हीं के एक शिष्य ने इस सिद्धांत को गलत कर दिया। जो गलत किया वो कौन थे? बोहलर। कौन थे? बोहलर ने इस सिद्धांत को गलत किया सबसे पहले। इस सिद्धांत को बोहलर के बाद हरमन कोलवे नाम के एक साइंटिस्ट ने गलत कर दिया। हरमन कोलवे ने भी इस सिद्धांत को गलत कर दिया। और फिर तीसरा नंबर में इसे बर्थलोट नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे गलत साबित किया। इन तीनों ने मिलकर जब गलत साबित किया और तीनों को गलत साबित करने में, देखिए ये सिद्धांत जो आ रहा था वो लगभग 1814 या 1815 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और बोहलर पहली दफा इसे गलत कर रहे हैं 1828 के समय, हरमन कोलवे कर रहे हैं 1845 के टाइम पर, और बर्थलोट कर रहे हैं 1856 के टाइम पर। तब से लेकर इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस सिद्धांत के विरोध में बनाए गए, वर्जिलियस के जीवन शक्ति सिद्धांत के विरोध में, कि जीवन शक्ति सिद्धांत का कहते हैं ना धज्जी उड़ जाना, वो उड़ गया, कुछ नहीं बचा। जीवन शक्ति सिद्धांत ऑर्गेनिक को इस दिशा में ले जा रहा था पूरब की ओर, और जब से जीवन शक्ति सिद्धांत का विरोध हुआ तो ऑर्गेनिक किस दिशा में चला गया? मतलब दिशा बदल गया, विपरीत दिशा। वर्जिलियस का कुछ और कहना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्या कहना था वो देखेंगे जीवन शक्ति सिद्धांत में। लेकिन जब वर्जिलियस का विरोध चालू हुआ, मतलब सिद्धांत का विरोध चालू हुआ, तो सिद्धांत के विरोध के बाद पता चला नहीं, ऑर्गेनिक तो कुछ और दिशा में है, वास्तविकता कुछ और है। और इसी कड़ी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना विकास हुआ कि शुरुआत के दिनों में 1856 ईस्वी तक मात्र 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अभी के समय में, वर्तमान में ये 2023 है, और इस समय पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या करोड़ों में है। किसमें है? करोड़ों में। सोचिए ये 2 शताब्दी, एक शताब्दी के दौरान कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज लिया गया, बहुत अधिक संख्या में खोजा गया। अब तो तकरीबन प्रत्येक साल 10 से 15 हज़ार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक्स्ट्रा खोजे जाते हैं। जो लोग पीएचडी करते हैं, जो थेसिस देते हैं, वो मैक्सिमम समय पे ऑर्गेनिक वाले, हमेशा उनके लिए सबसे आसान काम होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देना, एक कार्बनिक यौगिक बना देना, और कार्बनिक यौगिक बनाकर डिग्री लेकर चले जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या, कार्बनिक यौगिक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया, घटने का नाम नहीं ले रहा, और ये आगे बढ़ते ही रहेगा, मतलब घटने का कहीं से कोई चांस नहीं है। तो वर्जिलियस के मन में आखिर ऐसा क्या आया जो उन्होंने जीवन शक्ति सिद्धांत दिया, ये बात भी जानना बहुत आवश्यक है। ऐसे तो सोचकर उन्होंने नहीं दिया होगा, कुछ ना कुछ तो मन में बातें आया होगा जिस बात की सहायता से उन्होंने जीवन शक्ति सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करो कि कार्बनिक शब्द आया कहाँ से, यहीं से जीवन शक्ति सिद्धांत की उत्पत्ति होगी। लिखिए कार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति, ग्रीक शब्द लिविंग ऑर्गेनिज्म
लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जीवित स्रोतों से प्राप्त होता है। अब देखिए, उनको लगा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक शब्द बना है, जिसका मतलब है जीवित स्रोतों से प्राप्त। तो इससे स्पष्ट कर लिया बर्जीलियस ने कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सारे के सारे जीवित स्रोत से प्राप्त हुए। अब जीवित स्रोत कौन कौन होता है? पेड़ पौधा, जीव जंतु। पेड़ पौधा और जीव जंतु के अंदर जो कुछ भी बनता है वो मानव तो नहीं बनाता। पेड़ पौधे में जो फल लगते हैं क्या वो मानव बनाते हैं? पत्ते जो लगते हैं वो मानव बनाते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं या एक्सटर्नल पार्ट्स हैं क्या वो मानव बनाते हैं? ये सब कृत्रिम रूप से बनता है ना, प्राकृतिक रूप से बनता है। तो इसी तर्क के आधार पर बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इसी तर्क के आधार पर बर्जीलियस ने जीवन शक्ति नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किए, जो निम्नवत है। तो ये सिद्धांत आ कब रहा है? बर्जीलियस का जो जीवन शक्ति सिद्धांत है वो आ रहा है 1815 ईस्वी में, फाइनली तैयार हो गया 1815 ईस्वी में। हालांकि साइंस के अंदर ईस्वी सन से कोई लेना देना नहीं है, आपको याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हो गया, यहाँ तक लिख चुके हैं? yes, यानी अब हमें डिस्कस क्या करना है भाई? तो अब हमें डिस्कस करना है जीवन शक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जीवन शक्ति सिद्धांत। जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस। किस बात से प्रेरित होकर दिया? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे प्रेरित होकर दिया? लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेरित होकर दे दिया। तो अब हेडिंग ले लेंगे हम जीवन शक्ति का सिद्धांत या जीवन शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी। जीवन शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी। जीवन शक्ति सिद्धांत क्या होता है? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? देखिए, बर्जीलियस महोदय के अनुसार पहले कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवित प्राणियों में दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप द्वारा होता है। यही है वाइटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत देखिए बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवित प्राणियों में होता है, मृत प्राणी में नहीं होता। मतलब ऑर्गेनिक में होगा, इनऑर्गेनिक में नहीं होगा। और साथ ही साथ किस क्रिया के द्वारा होगा? दैविक शक्ति, देवी देवता वाला शक्ति। ऐसा नहीं कि देवी देवता वाले बात जो केवल भारत में ही होता है, पूरी दुनिया इससे अछूता नहीं है। देवी देवता वाली बात सब जगह था, बस कहीं से अंधविश्वास पहले समाप्त हुआ और कहीं पर अंधविश्वास अभी तक बना हुआ है, जारी है।
ठीक। लेकिन सभी दुनिया में, पूरे दुनिया में अंधविश्वास जैसे चीजें थे। दैविक शक्ति के कौन से क्रियाकलाप द्वारा? मतलब देवी देवता द्वारा किए गए किसी भी काम को कोई देख नहीं सकता है, उस क्रियाकलाप द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कहते हैं। और इस सिद्धांत का नाम रखा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। शुरू में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी बनेंगे वह केवल और केवल जीवित प्राणी में बनेंगे और किसी में नहीं बनेंगे। इसी तर्क को दुनिया मानने लगा, चूंकि बर्जीलियस उस समय के धाकड़ साइंटिस्ट थे ना, वो जो कहते उस समय वो मान लिया जाता। किसी हर एक दौर में एक व्यक्ति बहुत विश्व प्रसिद्ध होता है। जैसे अभी मान लो भारतीय राजनीति में भी विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति में से एक जो कुछ कह दे सही होगा, तो बिल्कुल वैसे ही अब उस समय के दौर में बर्जीलियस थे। बर्जीलियस ने जो कहा वो सही मान लिया गया। लेकिन बर्जीलियस के इस बात से उन्हीं का एक छात्र एग्री नहीं करते थे, जिनका नाम क्या था? बोहलर को ये बात पच नहीं रहा था। बोहलर ने सोचा कि बोहलर एक ही शब्द बोले थे। बर्जीलियस का ही कथन था कि विज्ञान में कुछ भी अस्थायी नहीं है, विज्ञान में सब कुछ समय के साथ बदल सकता है। तो इसी तर्क को लेकर बोहलर के मन में भी बातें चलने लगा कि विज्ञान में जब सब कुछ अस्थायी नहीं है तो सर जो बोल रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल जीवित प्राणियों में बन सकता है, वो कैसे अस्थायी हो सकता है? ये मृत प्राणी में भी बन सकता है। और उसको बनाने में लग गए। तकरीबन 14-15 साल के अथक प्रयास के बाद बोहलर ने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया और वहीं से चालू हुआ फेल डाउन, मतलब ड्रॉबैक स्टार्ट हो गया। किसका? जीवन शक्ति सिद्धांत का। यानी जीवन शक्ति सिद्धांत के 2 से स्टार्ट हो गए। तो लिखिए जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत। जीवन शक्ति सिद्धांत का अंत। फेल डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फेल डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। भाई जीवन शक्ति सिद्धांत जो है अब वो फेल डाउन में जाने लगा। अब वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे खिसकने लगा, अंत होने लगा उसका। पॉइंट नंबर 1, सन 1828 ईस्वी में, देखो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा ईस्वी सन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। सन 1828 ईस्वी में वोहलर महोदय ने प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। भाई रॉन्ग कर दिया इन्होंने जीवन शक्ति सिद्धांत को। अब हमें समझना है कि भाई पहला बार प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक किसने बनाया? तो बोहलर ने बनाया। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। अब यूरिया बनाया किस प्रकार से बोहलर ने, इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। देखिए सबसे पहले बोहलर ने क्या किया, NH4 का होल ट्वाइस इनटू SO4 अमोनियम सल्फेट, ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट को पोटासियम साइनेट के साथ गर्म किया। अमोनियम सल्फेट को किसके साथ गर्म किया? पोटासियम साइनेट के साथ। तो देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज। इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। देखो प्लस एक, ये पोटासियम और अमोनियम एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, प्रतिस्थापित किया, तो इसके जगह पर ये आ गया K2SO4। क्या बना लिया? K2SO4 पोटासियम सल्फेट अलग बन के निकलेगा। अब अमोनियम और साइनेट एक साथ आ गया, NH4CNO।
तो एक तरफ हो गया पोटासियम सल्फेट, दूसरा तरफ अमोनियम साइनेट। समीकरण असंतुलित है, समीकरण संतुलित करने के लिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, और इसके आगे भी क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर वहलर ने एक काम और किया कि इसे अलग कर दिया। किसको? पोटासियम साइनेट को। किसको अलग कर दिया? पोटासियम साइनेट को, सॉरी पोटासियम सल्फेट को अलग कर दिया। पोटासियम अमोनियम साइनेट को एक साथ रखा, अमोनियम साइनेट NH4CnO, और इसको फिर से आगे गर्म करना जारी रखा। डेल का मतलब क्या होता है? गर्म करना। डेल का मतलब गर्म करना। हर एक चीज का मतलब सीखते जाओ बिल्कुल बेसिक से। तो ये बॉन्ड अपना अरेंज कर लिया, बॉन्ड जो है व्यवस्थित कर लिया। नाइट्रोजन से अभी 4 हाइड्रोजन यहाँ लग रहा है ना ऐसे, अब 2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से। यही कंपाउंड है हमारा क्या? यूरिया, जो प्रयोगशाला में पहली बार बना। इससे पहले इसका मतलब ये नहीं कि यूरिया नहीं पाया जाता था। जैसे मानव मूत्र में, यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ठीक है। दूसरा ये देखिए अमोनियम, ये क्या है? अमोनियम साइनेट है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अमोनियम साइनेट और यूरिया में कॉमन क्या है? अमोनियम साइनेट का सूत्र निकालो तो N2H4CO। अच्छा, यूरिया का सूत्र निकालो तो N2H4। ये तो अपने आप में एक अजूबा है। अनुसूत्र एक है, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक है, दूसरा कंपाउंड क्या है? इनऑर्गेनिक है। एक कार्बनिक है और दूसरा क्या है? अकार्बनिक। दोनों बिल्कुल अलग अलग, मैच ही नहीं करता। तो यहाँ पर ये अकार्बनिक क्यों हो गया और ये कार्बनिक क्यों हो गया? बात ये भी समझिए, ये क्या हो गया? अकार्बनिक। अब ये अकार्बनिक क्यों है और ये क्या है? कार्बनिक। तो इसका एकमात्र कारण है सर, यहाँ पर जो बंधन है वो बंधन कैसा है? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन। जबकि इसमें आयनिक बंधन भी है। कौन सा बंधन है? आयनिक भी है, आयनिक के साथ सहसंयोजी भी है, लेकिन आयनिक बंधन की वजह से ये कंपाउंड आयनिक यौगिक कहलाता है। और देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ कोवैलेंट में होते हैं, इसमें हाइड्रोजन कार्बन एक साथ कोवैलेंट में कहीं पर नहीं, मतलब सहसंयोजी में कहीं पर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक यानी जीवित स्रोत या मृत स्रोत? मृत स्रोत। किसके अनुसार? वर्जिलियस के अनुसार। तो ये मृत स्रोत है, ये है। एक ही बार में जीवन शक्ति सिद्धांत का सारा बात गलत हो गया। देखिए कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीवित प्राणियों में होता है। लैब में शीशा के अंदर, कांच के अंदर कोई शक्ति वक्ति तो नहीं है, जीवित प्राणी तो वो नहीं है, ये मृत प्राणी है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। दैविक शक्ति के अदृश्य क्रियाकलाप द्वारा होता है। अदृश्य मतलब जिसे कोई देख नहीं सकता। वर्जिलियस ने इसे बनते हुए देखा, सॉरी बॉहलर ने, वर्जिलियस ने नहीं, बॉहलर ने इसे बनते हुए देखा। और पहली बात, बॉहलर के पास कोई देवी देवता वाला भी शक्ति नहीं था। तो सारा का सारा बात क्या हो गया? गलत हो गया। किसका? जीवन शक्ति सिद्धांत का। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का काम तमाम, जीवन शक्ति सिद्धांत का काम तमाम। आप पहले इसका इक्वेशन लिख लीजिए, समीकरण लिख लीजिए तो तेजी से। हाँ सर, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और वो भी लिखना है। नाम सब लिख देते हैं। बिल्कुल सर। अमोनियम सल्फेट पोटासियम साइनेट। अब इसमें लिख लीजिएगा ना, पोटासियम सल्फेट अमोनियम साइनेट। पोटासियम को बहुत बार पोटेशियम भी लिखते हैं लोग। क्या लिख सकते हैं? पोटेशियम। अब जीवन शक्ति सिद्धांत दोबारा गलत साबित करने का बारी आ रहा था, और इस बार इंतजार हुआ लगभग 15-17 सालों का। और इसके बाद आए हरमन कोल्वे। कितने साल का? 17 साल के इंतजार के बाद हरमन कोल्वे। यहाँ तक कि अब तो बात फैलने लगा था विज्ञान की दुनिया में कि हो एक आध को बन गए, आप दोबारा नहीं बन गए, ऐसा बात फैलने लगा। क्यों? क्योंकि वर्जिलियस उस समय ढाकर साइंटिस्ट था। किनके तुलना में? बॉहलर के तुलना में। तो गलती से लोग अब बोलने लगे, साइंटिस्ट बोलने लगे कि गलती से बन गया, ऐसा हमेशा नहीं बन सकता। क्योंकि समय लंबा हो रहा था, लोग 5 दिन इंतजार नहीं करते, यहाँ 17 साल इंतजार करना पड़ा।
कितना साल? 17 साल के बाद दूसरा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बना, जिसका नाम था एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड बना? एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को किसने बनाया? तो इस एसिटिक एसिड को बनाया हरमन कोल्वे। जो सबके मन में हो उसको क्या कहते हैं? हरमन ना, ये नाम था उनका, हरमन कोल्वे। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट हम आप लोग लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, सन 1845 ईस्वी में हरमन कोल्वे महोदय ने प्रयोगशाला में दूसरा कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल का निर्माण कर जीवन शक्ति सिद्धांत को पूर्णतः गलत साबित करती है। भाई इन्होंने क्या किया था? तो 2 आइटम कार्बन लिया, 2 आइटम हाइड्रोजन लिया और 1 आइटम ऑक्सीजन लिया, तीनों को मिलाकर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया, तो प्रयोगशाला में बन गया एसिटिक अम्ल। अच्छा, बोल तो हम ऐसे रहेंगे जैसे बहुत आसान काम था ना। सोचिए इसी को करने में कितना वक्त लगा। एक परफेक्ट टेम्परेचर प्रेशर का कॉम्बिनेशन बना होगा तब एसिटिक एसिड बना, ऐसे थोड़ी बना। एसिटिक अम्ल, इसी को जब पानी में घोल देते हैं तो सिरका बनता है। क्या बनता है? सिरका, एसिटिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर होता है सर CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसका यहाँ लिख लो सिरका। जब पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ो, एक बिंदु नहीं छोड़ना है। समय दे रहे हो तो पूरा समय का सदुपयोग होना चाहिए। सिरका क्या बता रहे? ठीक है, सिरका तो देख ही लेंगे। सिरका कभी कोई खाए हो? हाँ, जाने आपने बहुत बार खाया सिरका। अचार खाए हो ना? दुकान से खरीद कर या घर वाला? नहीं, घर वाला भी नहीं था। दुकान वाला जो खाए उसमें क्या है? सिरका। होटल में जो प्याज वगैरह मिलता है वो एक लिक्विड में डूबा हुआ रहता है, लाल लाल। थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। फ्री का प्याज खाने के लिए पहुंच जाता होगा और होटल वाले को खूब तंग करता होगा, रोटी से ज्यादा प्याज खाता होगा। तो वो प्याज टेस्टी किसके वजह से लगता है? सिरका के वजह से। बीच बीच में आप देखते हैं फास्ट फूड वाला जो शाम में फास्ट फूड बनाते रहता है, वो भी अपने चाउमीन में या फास्ट फूड में सिरका बांटते रहता है। क्यों? क्योंकि वो चटपटा लगे। कैसा लगे? चटपटा लगे। वो चटपटापन किसकी वजह से आ पाता है? सिरका की वजह से आ पाता है। तो लिखिए एसिटिक अम्ल के 6 से कितना प्रतिशत? 8% जलीय विलयन को, एसिटिक अम्ल के 6 से 8% जलीय विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण मतलब बचाने, संरक्षण एवं स्वाद वर्धन मतलब बढ़ाने, स्वाद वर्धन के रूप में किया जाता है।
यानी एसिटिक, ये सिरका में 6 से 8% ही एसिटिक अम्ल है, बाकी क्या है, जल है। ठीक है, तो बहुत बार से पूछ लिया जाता सिरका का सूत्र क्या होगा। भाई सिरका का सूत्र वही आप बोल दो जो किसका होता है, एसिटिक अम्ल का। यानी सिरका का सूत्र भी CH3COOH बोलना, लेकिन ये एक्वाटिक सॉल्यूशन है, एक्वस विलियन है, कैसा विलियन है, जलीय विलियन है। तो सिरका क्या है, तत्व यौगिक या मिश्रण, तो कहिएगा सिरका मिश्रण है। सिरका क्या है, मिश्रण। किसका मिश्रण है, एसिटिक अम्ल और जल का। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तुमको डाल देंगे, समझा, इसलिए आराम से देख लीजिए। सर ऐसे एसिटिक अम्ल का क्या उपयोग? ऐसे देखो, डायरेक्ट एसिड का कोई उपयोग नहीं है। जैसे अब इन सारे एसिड का उपयोग किसी न किसी रूप में किसी के साथ मिक्स करके किया जाता है। जैसे आप देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, मतलब एक एक कंपाउंड का आप उपयोग करने के लिए बैठ जाइएगा, जीवन कम पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है।